हेलो एस्पिरेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइमन कमीशन की, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी के जितने भी प्रारंभिक आंदोलन रहे हैं, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन, अहमदिया, ये सब आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया है, मुस्लिम आंदोलन से लेके गांधी जी के आंदोलन तक। और आज हम बात करने वाले हैं साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए, जो भी हो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइमन कमीशन की, तो इसे स्टैचुरी कमीशन भी कहा जाता है और 1919 के अधिनियम हेतु इसे पारित किया गया था। 1927 में बर्डन हेड ने इसकी घोषणा की थी कि साइमन कमीशन लागू होगा। इसकी घोषणा किसने की थी? 1927 में बर्डन हेड ने। 1929 में कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो भयभीत हो गई अपने हारने से, कहीं हम हार ना जाए, तो इसीलिए क्या किया गया? साइमन कमीशन घोषित किए गए। बात करें अब हम लोग, तो 3 फरवरी 1928 को जो कमिश्नर है वो मुंबई चले गए। जो सभी 7 सदस्य थे इसमें साइमन कमीशन में, ये सभी क्या थे? यूरोपीय थे। इसमें जो प्रमुख था वो जॉन साइमन था। 1927 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने इसका बहिष्कार किया और बहिष्कार का निर्णय लिया। कब निर्णय लिया? तो मद्रास अधिवेशन में। और कांग्रेस के साथ साथ जितने भी दल थे उन्होंने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। इसमें 2 अपवाद थे, पहला तो जस्टिस पार्टी और दूसरा यूनियनिस्ट पार्टी। और इसी में नारा दिया गया कि साइमन वापस जाओ। क्या नारा दिया गया? साइमन वापस जाओ। और इस दौरान इस प्रदर्शन में जो लाला जी थे वो घायल हो गए। आगे बात करें, इस टाइम ब्रिटिश कमांडर जो थे सैंडर्स थे और भारत छोड़ने से पहले बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत छोड़ने से पहले बर्कनहेड ने कहा भारतीयों से कि तुम मुझे संविधान तैयार करके दिखा दो। संविधान तैयार करने की चुनौती दी कि तुम संविधान तैयार करके दिखाना। उसके बाद बात करें, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया और बात करते हैं अब हम लोग नेहरू रिपोर्ट की। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में एक समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। बात करें इसके सदस्य की, तो इसके सदस्य थे तेज बहादुर सिप्रो, सुभाष चंद्र बोस, MS सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, कुरैशी और GR प्रधान। इसमें मुख्य रचनाकार इसके जो थे नेहरू रिपोर्ट के मुख्य रचनाकार वो थे ML नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। ये मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली ना हो उसकी क्या कर रहा था? मांग कर रहा था। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली ना हो। इसकी सिफारिश क्या थी? कि भारत एक संघ हो, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका हो और जल्द से जल्द हमें स्वराज मिले, गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक मुखिया हो। ये सब मांग की गई, इसमें सिफारिश की गई। दूसरा क्या किया गया? कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, नागरिकता हो, मौलिक अधिकार हो, हमें पुरुष महिला में समानता हमें मिले। बात करें अब, दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसी में नेहरू रिपोर्ट पास किया गया। इस टाइम अध्यक्ष तो बात किए थे हमने, कौन थे? जो ML नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू जी। 31 दिसंबर 1929 को ब्रिटिशों को चुनौती दी गई। किसने दी? मोतीलाल नेहरू जी ने। और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। दिल्ली अधिवेशन, जो मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें उसने नेहरू रिपोर्ट को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया था? मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली ना हो इसकी बात कही गई थी। इसलिए मुस्लिम ने CA में 1/3 सीट मांगे, यानी कि संविधान सभा में। नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? डोमिनियन स्टेट की मांग की। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1 वर्ष के लिए ही सिर्फ इसे मनाया था। आगे हम लोग बात करें जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग की, तो देखिए
मार्च 1929 में मुस्लिम लीग विशेष अधिवेशन दिल्ली में जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत किए थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार किया क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार को नेहरू रिपोर्ट वो क्या करती थी, स्वीकार नहीं करती थी। बात करें जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग के जो मुख्य पॉइंट थे वो क्या हो, पृथक निर्वाचन प्रणाली बने, उसको 1/3 सीटें मिले, आरक्षण मिले और उसे विशेष प्रावधान दिए जाएं। आगे बात करें, उसके बाद हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है इसके बारे में बात करें तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें कई विशेष प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे कि पूर्ण स्वराज हो, आगामी चुनाव व बहिष्कार किया गया, गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार किया गया। हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, उसके बाद सविनय अवज्ञा का प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और तिरंगा को अपनाया गया। कब तिरंगा को फिर अपनाया गया? उसके बाद बात करें 2 जनवरी 1930 को ही क्या कर गया, 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने की गई। उसके बाद बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मंजूरी मिली थी किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं तो इसको कहाँ मिली मंजूरी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को चेतावनी दी और इसमें कहा कि विरोध की आवश्यकता नहीं है। इसमें 11 मांगे की गई, ठीक है, इसकी 11 मांगे थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके जो प्रमुख मांग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसकी जो मुख्य मांगे थी वो क्या थी, नमक कर व नमक एकाधिकार को समाप्त करे। नमक पर जो कर लेती थी ब्रिटिश सरकार उसको ख़त्म करे और जो नमक पर अपना अधिकार बनाई है सिर्फ उसको भी ख़त्म करे। भू राजस्व में 50% की कटौती करे। उच्च अधिकारी को आधा वेतन दे, शराब बंदी करे और राजनीतिक जो बंदी है उनकी रिहाई करे, ये इसमें कहा गया। इसके बाद इसी में शुरू होता है कैसे, दांडी मार्च। और इसमें क्या की गई मांग में, भारतीय वस्तुओं व उद्योग की रक्षा भी की जाए, इसकी भी मांग की गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बात करें इसके बाद दांडी मार्च आता है। दांडी मार्च जो है 12 मार्च को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। कब? 12 मार्च को। 78 अनुयायियों के साथ ये क्या करते हैं, दांडी मार्च शुरू करते हैं। गांधी जी 24 दिन में क्या करते हैं, 240 मील की यात्रा करते हैं। 6 अप्रैल को क्या करते हैं गांधी जी, नमक कानून को तोड़ते हैं और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसमें कार्यक्रम क्या था, देखिए, इसमें सत्याग्रह व अहिंसा, इन गांधी जी के जितने भी आंदोलन रहे उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। आगे बात करें, स्कूल व वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय स्कूलों, जो ब्रिटिश स्कूल थे, ब्रिटिश वस्तु थे, उनका बहिष्कार किया गया। अधिकारियों का इस्तीफा हुआ, धरक्षणा का दमन किया गया और वर्णन अमेरिकी समाचार पत्र न्यू फ्रीमैन में धरक्षणा का जो दमन किया गया उसका वर्णन किया गया है। भारतीयों ने समर्थन नहीं दिया, मुस्लिमों ने समर्थन दिया। अपवाद कौन रहे, गफ्फार खां। इसका विस्तार भारतीयों ने भी समर्थन दिया और मुस्लिमों ने भी इसमें समर्थन दिया दांडी मार्च को, ठीक है। उसके बाद बात करें विस्तार की तो तमिलनाडु में गोपालाचारी जी कर रहे थे, केरल में केलप्पन, उड़ीसा में गोपाल बंधु और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गफ्फार खान, धरक्षणा में सरोजिनी नायडू और नागालैंड में गॉर्डन लियो ने इसका क्या क्या विस्तार किया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग थे। आगे हम बात करें गांधी इरविन समझौते की, तो दिल्ली जो ये गांधी इरविन समझौता है इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को इस पे हस्ताक्षर किया जाता है और इसमें भी कुछ प्रोविज़न किए जाते हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर राजी किया जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी लेने की बात कही जाती है। सरकार राजनीतिक बंदी को रिहा करने के लिए इसमें तैयार हो जाती है, ठीक है।
आगे बात करें तो जो सरदार भगत सिंह थे वो भी इसमें रिहा होते हैं। आईएनसी ने कराची सम्मेलन में दिल्ली समझौते को क्या किया था, स्वीकार किया था, स्वीकृति दी थी, स्वीकार किया था। उसके बाद गांधी जी लंदन चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, भारत में पृथक निर्वाचन और स्वराज के लिए बहस छिड़ जाता है, जिसके बाद गांधी जी फिर वापस आते हैं और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब करते हैं तो उस समय जो वाइसरॉय हैं वो वेलिंगटन रहते हैं। गांधी जी इस टाइम यरवदा जेल में चले जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को इस टाइम गिरफ्तार करके यरवदा जेल में कैद कर लिया जाता है और 1934 को फिर यह आंदोलन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 गोलमेज जो सम्मेलन हुए उसके बारे में। देखिए, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था और ये 1931 तक चला था, जनवरी 1931 तक। इसमें भाग टोटल 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक चला। इसमें टोटल 31 प्रतिनिधि थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ और इसमें 46 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। आगे बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ और अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। हम जानते हैं जॉर्ज पंचम भारत भी आए थे और इन्हीं के स्वागत में जनगण मन गाया गया था। इनके अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो लंदन में किया गया था। साइमन कमीशन ने क्या किया था, इसमें प्रस्तुत हुआ था, साइमन कमीशन ने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सभी दलों ने इसे नकारा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया था और इस टाइम जो भारतीय नेता थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, अली जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली, जयकर, अंबेडकर, केटी पॉल, मुंजे, होमी मोदी, फजलू हक और सुंदर सिंह। ये सब भारतीय नेता थे जिस टाइम प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें से किन्हीं लोगों ने भी भाग नहीं लिया था। किसी ने क्या किया था? भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो लंदन में ये आयोजित हुआ था और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। इसमें जो वाइसराय थे वो कौन थे? वेलिंगटन थे। विपक्ष के नेता, इसके विपक्ष में जो नेता थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल और कंजर्वेटिव पार्टी। इसमें बात करें तो जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। गांधी जी ने यहाँ पे अंबेडकर का विरोध किया और इसका कोई परिणाम नहीं निकला और कोई अलग निर्वाचन भी नहीं हुआ। इसमें जो भारतीय नेता थे वो थे गांधी जी, आईएनसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से गांधी जी, मुस्लिम लीग से जिन्ना और फिर मुस्लिम लीग से इकबाल भी थे और डिप्रेस्ड क्लास से अंबेडकर थे। दलित वर्ग से कौन थे? अंबेडकर थे। इसे डीसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। बात करें सप्रू भी थे, लिबरल पार्टी से सप्रू जी थे। हिंदू महासभा से मालवीय थे, एनी जी थी और सरोजनी नायडू। अब देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? इसमें आईएनसी ने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसमें नेता थे अंबेडकर, जयकर, जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू। गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। किसके लिए? सुधार के प्रारूप को लेकर क्या किया गया? तैयार किया गया। बात करें ब्रिटिश संसद संयुक्त सत्र में ये पास किया गया। किसको? ये जो श्वेत पत्र तैयार किया गया इसको ब्रिटिश संसद में संयुक्त सत्र में पास किया गया। अब बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता क्या था। बात करें 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड पंचायत की घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? पंचायत की घोषणा करते हैं। इनमें एक संख्या निम्न हाउस में आरक्षित की जाती है। इनमें से क्या की जाती है? एक संख्या निम्न हाउस में आरक्षित की जाती है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, एंगल भारतीय हैं,
एंग्लो इंडियंस हैं, ईसाई हैं, वो अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। और पिछड़े वर्ग को इसमें अल्पसंख्यक कहा गया। पिछड़े वर्ग को क्या कहा गया? अल्पसंख्यक कहा गया। बात करें इसमें गांधी जी ने इसका विरोध किया था। क्या किया था? गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था। इसमें प्रांतीय विधानमंडल में 76 सीट पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया था, बात की गई थी। 18 अगस्त को गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और 20 सितंबर को ये आमरण अनशन पर बैठ गए। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, तो जब ये कर रहे थे उस टाइम गांधी जी कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। जब आमरण अनशन कर रहे थे तब ये कहाँ थे? यरवदा जेल में ही थे। फिर इसमें क्या होता है? पूना समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और इसमें जो नेता थे वो थे जयकर, राजेंद्र प्रसाद, मालवीय और MC राजा। बात करें तो पूना समझौता के लिए अंबेडकर को किसने तैयार किया था? तो जो MC राजा और जो मालवीय जी हैं उन्होंने पूना समझौता के लिए अंबेडकर को मनाया था। उसके बाद पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता में पृथक निर्वाचन को संयुक्त निर्वाचन में परिवर्तित किया गया। क्या किया गया? संयुक्त निर्वाचन में परिवर्तित किया गया। आगे बात करें तो देखिए, प्रांतीय विधानमंडल में 18% जो सीट है वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। सिविल सेवा में फिर क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, क्योंकि इसके बाद क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए, भारतीय संविधान का आधार तैयार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों के बाद ये भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। इसमें क्या किया गया? बर्मा को अलग किया गया और उड़ीसा जो है वो स्वतंत्र राज्य बना। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें जो प्रावधान किए गए थे, तो इसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे वो रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए, ऐसा कहा गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। जो वित्तीय नियंत्रण है वो सचिव से लेकर वायसराय को दे दिया गया। इसमें निर्वाचन में पहले क्या करते थे? 6.5 मिलियन लोग भाग लेते थे, इसको बढ़ाकर 30 मिलियन कर दिया गया, जो कि कुल आबादी का 10% है। साथ ही बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल में देसी रियासत में 30 से 40% सीट आरक्षित की गई। पहले 30% थी, उसको बढ़ाकर 40% किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त किया गया और डिप्रेस्ड क्लास को अनुसूचित जाति कहा गया इसी टाइम से। आगे बात करते हैं हम लोग गवर्नर के पास। इसमें क्या था? गवर्नर के पास क्या था? वीटो पावर। विधानमंडल बुलाने की शक्ति थी इसके पास, विधायिका को मंजूरी देने की शक्ति थी और जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन करने की भी शक्ति इसके पास थी। अब बात करें अनुबंध 93 की, तो इसमें क्या गया? इसमें गवर्नर प्रांतीय सरकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अनुसार रिजर्व बैंक, संघीय न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट, इन सब की क्या की गई? स्थापना की गई। इस अधिनियम की कमियां क्या रही उसके बारे में देखिए। इस अधिनियम की कमियां रही कि डोमिनियन स्टेट्स का वर्णन नहीं किया गया। इसने डोमिनियन स्टेट का वर्णन नहीं किया। केंद्र से प्रांतों की तरफ ध्यान बांटने का कभी प्रयास ही नहीं किया। सिर्फ ये केंद्र से प्रांतों की तरफ ध्यान बांटने का प्रयास किया। केंद्र से प्रांतों की तरफ ध्यान बांटने का प्रयास किया, केंद्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरू में इसने क्या किया? इसे नकार दिया। किसने नकारा? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो मोतीलाल नेहरू जी थे उसने। इसमें टोटल 11 प्रांत शामिल की। बात करें अब हम लोग 1937 के चुनाव की, तो 1936 में कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, इसमें कहा गया कि चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया था। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। जनवरी-फरवरी 1937 में फिर क्या हुआ? चुनाव शुरू हुआ, जिसमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 836 में से 715 सीटें जीतती है और 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत उसे प्राप्त होता है। जैसे कि ये क्या था? कम्बो था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? देखिए, मध्य प्रांत थे, संयुक्त प्रांत थे, मद्रास, बिहार और उड़ीसा में से मिला था। बात करें तो उत्तर पश्चिम
असम, बम्बई में आईएनसी की सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, कहाँ पे थी? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, असम में और बम्बई में। जो ऊपरी सदन थी उसमें ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। क्या कर सकी? ऊपरी सदन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। आगे हम लोग बात करते हैं गैर कांग्रेसी सरकार की। देखिए, ये चुनाव हो रहा था तो उसमें कुछ कांग्रेसी थे, कुछ गैर कांग्रेसी थे। जैसे कि बंगाल से जो थे, कौन लड़ रहे थे? बंगाल से कृषि प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग थी, इसमें फजलुल हक थे। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी और इसके अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श। बात करें पंजाब से थी यूनियनिस्ट पार्टी और सिकंदर हयात खान इसके जो थे अध्यक्ष थे। आगे बात करें हम लोग तो मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन है इसमें नहीं रहा। जिन्ना राजनीतिक भविष्य हेतु बहुत चिंतित हो गया। 2 समिति, पीरपुर, उत्तर पश्चिम में पीरपुर और बिहार में शरीफ समिति का गठन किया गया। इसमें रिपोर्ट है कांग्रेस शासन में मुसलमान परेशान है, ये रिपोर्ट दी गई। बात करें उसके बाद प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले बम्बई में हुआ बीजी खेर। इसमें कौन बने? बीजी खेर। संयुक्त प्रांत के बने गोविंद बल्लभ पंत अध्यक्ष। मद्रास के राजगोपालाचारी, उड़ीसा के हरिकृष्ण, मध्य प्रांत के NY खड़े, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान, बंगाल के फजलुल खान, सिंध के गुलाम हुसैन, असम के बोर्दी और पंजाब के सिकंदर हयात खान बने। और देखिए, सिंध के जो हैं वो गुलाम हुसैन एंड अल्लाह बख्श भी बने थे इसके कौन? अध्यक्ष। इसकी जो उपलब्धियां हैं 1937 के चुनाव की उपलब्धियां, वो क्या समय? देखिए, इसमें क्या हुआ? पहला तो 28 माह तक यहाँ पे सरकारें रहीं। इसमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होगी, जनजातियों के लिए कार्य किए गए, जेल सुधार किया गया, भूमि सुधार किया गया, शिक्षा सुधार भी किया गया और 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। अब बात करें हम जिन्ना और मुक्ति दिवस की। जिन्ना ने मुक्ति दिवस कब किया? पाकिस्तान के लिए। तो जिन्ना क्या चाहता था कि वो राजनीति में अपना करियर जो है वो अच्छा बनाए, वो इसलिए कार्य कर रहा था। धर्म की उसे कोई परवाह नहीं थी। क्या थी? धर्म की कोई परवाह नहीं थी जिन्ना को। अक्टूबर 1939 में उसने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। और फिर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है इसी टाइम, जिसके बाद अब हम बात करते हैं हरिपुरा एवं त्रिपुरा अधिवेशन की। त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। 1939 में यहाँ पे दोबारा त्रिपुरी में ये सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए। राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और इसमें विरोध इसका किसने किया? त्रिपुरा अधिवेशन का गांधी जी ने। ठीक है, बात करें त्रिपुरी की तो त्रिपुरी में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया जी को हराया था। किसने? उसके बाद जो चंद्र बोस जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ के नए अध्यक्ष इसके हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन के जो नए अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनी। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज की। तो आगे बात करें तो देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका जन्म बंगाल में 23 दिसंबर 1897 को हुआ। इन्होंने शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। 1920 में ये सिविल सेवा में गए थे। 1921 में इन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये जर्मनी गए और वहाँ हिटलर से मिले। क्या किए? ये जर्मनी गए और वहाँ किन से मिले? हिटलर से मिले। बात करें हिटलर से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? हिटलर में जर्मनी में इन्हें नेताजी की उपाधि मिली थी। उसके बाद जर्मनी में इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और जय हिंद का नारा दिया। अब बात करें जय हिंद का इन्होंने नारा दे दिया। उसके बाद बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो मोहन सिंह के द्वारा 15 दिसंबर 1941 को की गई। सुभाष चंद्र बोस ने 7 जुलाई 1943 को ये क्या बने? फौज के प्रमुख बने। 21 अक्टूबर 1943 को
स्थायी सरकार की घोषणा की गई और इसका जो स्थायी सरकार है इसका मुख्यालय रंगून घोषित किया गया। इसके समर्थन में जर्मनी, जापान और इटली थी। आईएनए की 3 ब्रिगेड थी। क्या थी? आईएनए की 3 ब्रिगेड थी। बात करें अब हम लोग 6 नवंबर 1943 को जापान ने आईएनए को अंडमान और निकोबार सौंपा था। शहीद एवं स्वराज द्वीप सौंपा बनाया गया। उसके बाद 6 जुलाई को आज़ाद हिंद रेडियो बनाया गया। आगे हम लोग बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। तो देखिए 8 अगस्त 1940 को रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगस्त प्रस्ताव ये ब्रिटिश भारत अंतरिम सरकार बनाए, इसके लिए प्रस्ताव ये पारित किया गया था। क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश हैं वो अंतरिम सरकार बनाए, लेकिन वायसरॉय ने प्रस्ताव क्या किया? वायसरॉय ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बात करें तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये निकट भविष्य में स्वराज देने का वादा किया। जो अगस्त प्रस्ताव आया उसके तहत जो वायसरॉय है उसने क्या कहा? इसने अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि निकट भविष्य में जल्द ही तुम्हें स्वराज दिया जाएगा। स्वराज देने का इसने वादा किया। अब बात करें तो वायसराय की परिषद का इसमें विस्तार किया गया। कहा कि भारत में वायसराय की परिषद का विस्तार करो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। उसके बाद कहा कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन हो। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन हुआ। वायसराय ने मुस्लिम लीग को यह आश्वासन दिया कि तुम्हारे जो अधिकार हैं वो क्या रहेंगे? एकदम सुरक्षित रहेंगे। और इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके प्रावधान को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सरकार का सुझाव नहीं दिया गया था। बात करें अब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो ये 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था। इस सत्याग्रह को आगे भी गांधी जी ने ही बढ़ाया था। सत्याग्रहियों को चुना, जो सबसे पहले सत्याग्रही थे इसमें 2 थे। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। और इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया कि दिल्ली चलो, ऐसा कहा गया, इसलिए इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या की गई? पाकिस्तान की मांग की गई। ये जो है हम लोग एकदम क्रम से पढ़ रहे हैं। जो घटना जब हुआ था उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखते चलिए। पाकिस्तान की मांग करें तो पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली इकबाल ने सबसे पहले कहाँ पे? इलाहाबाद अधिवेशन में की थी। जो ये अली इकबाल थे ये कौन थे? ये राष्ट्रवादी नेता थे। लेकिन जो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द है इसका प्रयोग 1933 में रहमत अली ने की थी। किसने? रहमत अली ने। 1940 में फिर जिन्ना ने क्या कर दी? अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। देखिए पाकिस्तान में क्या सब मांगा गया जिन्ना के द्वारा? P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, I फॉर सिंध और स्तान फॉर बलूचिस्तान, इसकी मांग की गई। अब हम बात करें I फॉर, वैसे इंडस होता है, इंडस मतलब सिंध होता है। एक इंडस मतलब होता है सिंधु नदी और एक इंडस मतलब होता है सिंध। तो अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन की, जो कि मार्च 1942 में आया। इसे किसने लाया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या की थी? क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। 22 मार्च 1942 में ये भारत आए। रूजवेल्ट ने चर्चिल को सुधार हेतु मनाया था। रूजवेल्ट ने क्या किया था? चर्चिल को सुधार हेतु मनाया था। इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। आगे बात करें, क्रिप्स भारत के पक्ष में थे और इसमें जो प्रोविजंस हुए थे उसकी बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो कहा गया कि ये जो युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। युद्ध के बाद अंतरिम सरकार का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने फिर भी क्या अंतरिम सरकार का विरोध किया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, क्रिप्स मिशन का। आगे बात करें हम लोग
भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। तो अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू। बात करें इसके कारण क्या रहे, तो इसके कारण जो है वो क्रिप्स मिशन की असफलता रही, वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो रही थी वो रही। मई 1942 में जो जापानी सेना है उसने क्या किया, भारत के पूर्वी क्षेत्र पर पहुंच गए थे आक्रमण के लिए। इसके लिए चर्चिल की जो नीतियां हैं वो रही हैं जिम्मेदार। इसका आरंभ 14 जुलाई 1942 को हुआ। कब? वर्धा में जब कांग्रेस कार्य समिति का आयोजन हो रहा था उस टाइम कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। 7 अगस्त 1942 को वार्षिक बैठक हुआ बम्बई में और वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 8 अगस्त 1942 को जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया, ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपने ऊपर से अभी तक क्या देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, उसके कारण क्या रहे हैं, और अब उसके आरंभ की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए इसमें ही गांधी जी ने एक नारा दिया कि करो या मरो। क्या नारा दिया? करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को फिर ब्रिटिश ने गिरफ्तार कर लिया नेताओं को। किसको? नेताओं के। फिर उसके बाद स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला जिसमें नेता थे जेपी नारायण, उन्होंने आज़ाद दस्ता किया था। उसके बाद लोहिया और जो उषा मेहता थी उन्होंने क्या किया, रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके दौरान गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल की थी और इसी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कस्तूरबा गांधी और देसाई जी मारे गए। उसके बाद 6 अप्रैल 1944 को गांधी जी आज़ाद होते हैं। इसके बाद भी आंदोलन होता है, ठीक है, देखते रहिए, देखते हैं। फिर उसके बाद आता है वेवेल योजना। बात करें वेवेल योजना की तो ये अक्टूबर 1943 में आता है। वेवेल इसमें वायसराय बनता है। देखिए वेवेल वायसराय बनता है। उसके बाद 14 जून 1945 को वेवेल ये घोषणा करता है कि इसकी वेवेल योजना की घोषणा वेवेल स्वयं करता है। कब? 1945 में 14 जुलाई को। आगे बात करें, आगे क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या किया, केंद्र में नई कार्यकारी परिषद बनाई और उसमें भारतीय की संख्या बढ़ाई। केंद्रकारी जो परिषद बनाई, कार्यकारी परिषद, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई। इसमें परिषद के सदस्य कौन थे? ब्रिटिश वायसराय, कमांडर इन चीफ और भारतीय सदस्य थे। 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? शिमला में एक सम्मेलन हुआ। उस पर वेवेल प्लान पर चर्चा किया गया। वेवेल प्लान पर चर्चा किया गया जिसके बाद शिमला सम्मेलन में आज़ाद गए, चंद्रशेखर आज़ाद और मुस्लिम लीग से जिन्ना जी गए थे। बात करें आज़ाद की बात करें तो इसने क्या किया था, जल विभाजन की संज्ञा दी थी और 14 में से 6 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। लेकिन जिन्ना ने क्या मांग किया था कि जितने भी सदस्य हो सिर्फ क्या हो, मुस्लिम लीग के ही संपूर्ण सदस्य हो। बात करें अब लोग भारतीय राष्ट्रीय सेना मुकदमा INA ट्रायल की तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, 20,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके पास लाल किला में ये मुकदमा शुरू होता है 1945 को, नवंबर 1945 में शुरू होता है। इसमें जो ट्रायल के अधिकारी थे वो थे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए INC ने मुकदमे हेतु एक लीग स्थापित की। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या की, एक लीग स्थापित की मुकदमे के लिए। इस लीग के जो सदस्य थे वो थे आसफ अली, पंडित नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, KM काटजू और जिन्ना जी। इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे, भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई क्या कर रहे थे, लीग का नेतृत्व कर रहे थे। इस मुकदमे में दोषी पाया गया लेकिन छोड़ दिया गया। क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। जनवरी 1946 को एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा था। किसने, एटली ने। एटली कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसमें पूर्ण स्वराज के लिए ये जो कैबिनेट मिशन है वो बनाया गया था। इसमें जो सदस्य रहे हैं वो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। इसमें प्रावधान क्या किया गया, एक ऐसा मार्ग खोजा गया जो क्या कर सके, शांतिपूर्ण हस्तांतरण
करवा सके या हस्ताक्षर करवा सके। संवैधानिक सभा के निर्माण हेतु हस्ताक्षर करवा सके, हस्तांतरण करवा सके। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अंतरिम सरकार की स्थापना की बात कही, कहा कि भारत एक संघ होगा, इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत भी शामिल होंगे। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया और फिर भी पाकिस्तान की मांग को इसमें क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया, जिसके बाद इस योजना को INC व मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। किसके? संविधान सभा के। मुस्लिम लीग ने भाग इसमें नहीं लिया था, किसमें? संविधान सभा में। 29 जून 1946 को फिर कैबिनेट मिशन वापस लौट जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे सीधी कार्यवाही दिवस की। तो देखिए, सीधी कार्यवाही दिवस से तो वैसे पहले अंतरिम सरकार आता है, लेकिन हम पहले सीधी कार्यवाही दिवस की बात करते हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार जो है इसको घोषित देर से किया जाता है। 16 अगस्त 1946 को कांग्रेस के द्वारा मनाया जाता था। क्या किया जाता था? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता था, क्योंकि वायसराय ने 14 सदस्य कहा कि अंतरिम सरकार बने, उसमें 14 सदस्य होंगे। 14 सदस्य में से जो 6 सदस्य हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से होंगे और 3 अल्पसंख्यक होंगे। मुस्लिम लीग ने नहीं माना और उसने क्या किया? पाकिस्तान की मांग की। सीधी कार्य दिवस में मुस्लिम लीग ने नहीं माना कि हम 5 ही रहें और उसने क्या कर दिया? पाकिस्तान की मांग की। आगे बात करें तो मुस्लिम लीग ने INC की सफलता, जब INC इसमें सफल रहे तो मुस्लिम लीग इससे काफ़ी भड़के। उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे क्या हो गए? चालू हो गए, तीव्रता से शुरू हो गए और दंगे फैले कहाँ? देखिए, दंगा जो है कलकत्ता में, 9 आखली केंद्र में, बिहार में, गुजरात में, पंजाब में ये दंगे फैल गए। जिसके बाद मौलाना आज़ाद ने क्या कहा कि ये जो 16 अगस्त है ये सीधी कार्यवाही दिवस नहीं बल्कि इसको काला दिवस का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? काला दिवस का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार की। तो जो अंतरिम सरकार है उससे 1 अगस्त 1946 को बेबल ने अंतरिम सरकार हेतु नेहरू को न्योता दिया कि आप अंतरिम सरकार का गठन करिए। 24 अगस्त 1946 को नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था और जो ये अंतरिम सरकार है वो 2 सितंबर को गठित की गई थी। आप देखिए क्या सब हैं। तो देखिए, अंतरिम सरकार जो है इसके उपाध्यक्ष तो नेहरू जी थे, इसमें जो गृह मंत्री थे वो पटेल थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, रेलवे मंत्री अरुणा आशफ अली, कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, श्रम मंत्री जगजीवन राम। उसके बाद इसमें लीग के सदस्य भी शामिल हुए। लीग के सदस्य कौन? लियाकत अली खां। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को 5 लीग के जो 5 सदस्य थे वो भी इससे जुड़े। अब आता है इटली का घोषणा पत्र। इटली का घोषणा पत्र बात करें, जो इटली है इसका घोषणा पत्र ये कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 30 जून 1948 को 20 फरवरी को ये कहा गया, इटली ने क्या कहा कि हम 30 जून 1948 को भारत छोड़ के जाएंगे। जो ब्रिटिश है वो 30 जून को भारत छोड़ेंगे, इटली ने ऐसा कहा। इटली ने फिर माउंटबेटन को नियुक्त किया और 23 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आया। उसके बाद माउंटबेटन ने भी योजना लाया। बात करें माउंटबेटन के योजना की, ठीक है। तो देखिए, 2 महीने के गंभीर विचार विमर्श के पश्चात माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिन मनाया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वो अपना अलग अधिराज्य बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अलग अधिराज्य बना सकते हैं या फिर राज्य बना सकते हैं। आगे बात करें, इसके लिए अगर जो वो अलग राज्य बनाएंगे तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? नई संविधान सभाएं फिर से बनाई जाएगी। जनमत संग्रह किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह किया जाएगा। पंजाब, असम, बंगाल के विभाजन के लिए कमीशन बनाया जाएगा, नया कमीशन बनाया जाएगा।
देशी रियासत भारत या पाकिस्तान में आएंगे, इसका निर्णय लिया जाएगा। निर्णय खुद लेंगे कि देशी रियासत कहाँ जाएंगे। 12 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति स्वीकार करेगी। कांग्रेस क्या करेगी? कार्य समिति स्वीकार की। कांग्रेस कार्य समिति ने ये स्वीकार किया कि कमीशन ठीक है, बनाया जाएगा तो बनाया जाए, देशी रियासत कहाँ जाएंगी वो फैसला लिया जाए। फिर भारत 2 राष्ट्रों में विभाजित किया जाएगा, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। आगे बात करें, उसके बाद आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। बात करें भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और इसमें कहा गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया गया, भारत व पाकिस्तान। इसमें भारत व पाकिस्तान इस किसने किया था? रैडक्लिफ ने। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जो लाइन उसको रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश व देशी रियासत भारत में शामिल हो गए और पाकिस्तान में पूर्वी जो बंगाल था, जो पश्चिमी पंजाब है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो थे कुछ, सिलहट जिला किसमें शामिल हो जाते हैं? पाकिस्तान में। अब बात करें स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए, 15 अगस्त का घोषित किया गया कि जो 15 अगस्त है उसके बाद भारत में ब्रिटिश कानून मान्य नहीं रहेगी। ब्रिटिश कानून मान्य नहीं रहेगी, ब्रिटिश का कोई भी जो नियम लागू होगा वो नहीं हो सकता भारत में। दोनों राष्ट्र 1935 के अधिनियम का ही पालन करेंगे जब तक कि वो अपना संविधान बना ना ले, अपने संविधान खुद से अपने संविधान बनाने ले। 7 अगस्त 1947 को जिन्ना कराची चला गया और फिर 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना और इसी दिन 14 अगस्त के दिन ही क्या किया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को फिर जो हमारा भारत है वो आज़ाद होता है। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो हमने इसमें देखा कि कितने लोगों ने भूमिकाएं निभाई थी, कौन कौन से आंदोलन हुए, और आज जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।